किलोमीटर पर आवर। तो मोटर बोट की क्या स्पीड है? तो मोटर बोट की स्टिल किसमें है बताइए? इन स्टिल वाटर में है। सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जिसने नहीं भी भेजा है वो भी पूछ लेना बाद में सवाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। तो अगर पानी बह रहा है और मोटर बोट की खुद की एक स्पीड है, वो है 15 किलोमीटर पर आवर, तो और इसकी x किलोमीटर पर आवर है, तो श्रेया डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ। कितनी देर लगा रही हो? 15 plus x आप स्ट्रीम स्पीड बताओ। 15 x minus 15। यानी धारा तेज बह रही है, बोट धीमे बह रही है, तब तो वो कभी जा ही नहीं पाएगा। बोट हमेशा तेज होनी चाहिए, हमेशा स्पीड ऑफ बोट बढ़ ज्यादा होगी। कभी जेट या बोट को पानी में चलते देखा है? जेट वाली बोट को कैसे तेज चलती है। तो स्पीड ऑफ बोट हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आश्रया डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ। x plus 15 पहले 15 बोला करो। 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और आप स्ट्रीम स्पीड बताओ। 15 minus हमेशा 15 बड़ा होगा कि नहीं? अब आप स्ट्रीम स्पीड, और कभी भी स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होगी। समझ में आई बात कि नहीं? वो तुमने वो गाना भी सुना होगा कि हवाओं से कह दो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। तो हम अगर 5 की स्पीड से चलते हैं तो स्ट्रीम साथ में चलती है, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। तो दैट इज 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। बोलो बात सही है? और आगे पढ़ो। goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 4 आवर 30 सेकेंड। यानी जाने और आने का समय बता रहा है, देख लो। 30 किलोमीटर नीचे जाता है और वापस आता है। सो टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम, और फिर वहां से जाने के बाद क्या ये नाव लौटेगी भी? तो दोनों में लगा समय, और प्लस टाइम टू गो अप स्ट्रीम, इन दोनों का समय चेक करो। 4.5 आवर ये दिया है। अगली लाइन बोलिए। 30 upon हाँ। 15 plus x वेरी गुड। 30 अपॉन 15 प्लस एक्स plus 30 upon 15 minus x 15 माइनस एक्स, is equals to जहां पर टाइम क्या होता है? distance. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, 30 को हमने कॉमन ले लिया है, और 15 प्लस एक्स। वैसे तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक है इसमें तो यही आएगा, बीच में तो प्लस आई है, सही है। दैट इज इक्वल्स टू 9/2। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। 30 बाहर है और अंदर भी 30 ही है, और साथ में 2 उधर का इधर आ गया, और ये 15 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या 1800 इट इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो क्या 200 इस 225 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स तो कट ही गया है, सही है ना, क्योंकि एक्स स्ट्रीम की स्पीड है तो वो उतनी कम हो जाएगी, हो जाएगी। अब जरा देखो एक्स स्क्वायर कितना हुआ। 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो एक्स कितना हुआ? प्लस माइनस √25। तो हम लोगों की वॉकिंग स्पीड जो होती है वही गंगा की लहरों की भी स्पीड होती है, तो 5 ही रही कि नहीं? 3 से 5 के बीच होती है स्पीड।
तो रिजेक्टिंग, सो x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये लिख देना। इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कंक्लूड भी कर देना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगला देखो, चलो ये सब बड़ी आसानी से। अच्छा चलो, तो पूछना है कि नहीं? फाइव अगर मिसप्रिंट है तो फिर उसकी जगह सही चीज क्या है? बस 5 नहीं है, बाकी सब सही है। The first term of 1 is -1 and that of other is -8. Then find the difference between their fourth term। मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कहा गया है 2 APs हैं और पहली वाली जो AP है उनमें दोनों में सेम कॉमन डिफरेंस है, लेकिन दो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP ए की -1 है और दूसरे की क्या है? तो फर्स्ट AP -1 प्लस D -1 प्लस 2D -1 प्लस 3D, ये 4 टर्म हो गई। और सेकंड AP कौन सी है? -8 प्लस D -8 प्लस 2D -8 प्लस 3D। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपसे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, सो दैट इज A4 माइनस A-4, क्योंकि दो अलग अलग AP हैं। हमें इसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है, समझ में आई बात कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लेना है। डिफरेंस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो -1 प्लस 3D और -8 प्लस 3D, ये तो कट ही गया। -1 प्लस 8, तो 7 इज द आंसर। इनके बीच के कितना का डिफरेंस है? सर पर इसमें कहीं दिया है कि कौन सी AP बड़ी है, तो अगर हम लोग दूसरा में डिफरेंस तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, उनके बीच में 2 ही साल का डिफरेंस है। छोटी बहन के बीच में भी 2 साल का डिफरेंस है और बड़ी वाली के बीच में भी 2 साल का डिफरेंस है। डिफरेंस में ये मॉड्यूलस वैल्यू ली जाती है, सिर्फ उसका पॉजिटिव साइन, मैग्नीट्यूड, ठीक है? वो चूहा है। अगला सवाल देखो, समझ में आ गई बात? चलो चलो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन सीधा होता है। इसे करना पड़ेगा। करो सीधे। ऐसे करना आ गया, सीधे है ना? चल, नाउ इसमें क्वेश्चन दिया है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, क्या दिया है? 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स is divided by smaller one, we get 4 as quotient, ठीक है?
चलो, इतना तुमको मालूम है कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इनटू, पूरा करो। हाँ बोलो, उधर क्यों देख रही हो? प्लस रिमाइंडर। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3 times the larger of two number is divided by smaller one। हमारे पास larger of two number, मान लीजिए b larger है और उसका 3 times, if it is divided by smaller number, 3 times the larger of two number is divided by smaller one, लिखा है कि नहीं? तो हमें क्या मिल जाता है बताओ? We get 3 as रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर है? इसका कैमरा है इतना एंड 3 रिमाइंडर। आल्सो इफ 7 टाइम्स अ स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड, इसी को बनाओ जरा, क्या आएगा बताओ ना। तो हमें ऐसा करने पर इसकी क्या इक्वेशन बनेगी बताइए? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लार्जर, तो 3 बच जाता है, इसको डिवाइड किया तो यही डिविडेंड है। सो 3b सही है, और जिससे डिवाइड किया वो क्या होता है? और q और प्लस 3, करेक्ट? सब कुछ ले लिया। अब अगला क्या है? इफ 7 times of smaller number is divided by larger number, 7 times of smaller number is divided by larger number, तो क्या मिलता है बताइए? Then the 1 is remainder। तब कितना रिमाइंडर है? 1 is remainder। ये सही है? इसको भी बनाओ। 7b 7a इट इज इक्वल्स टू b। यहाँ तुमने जैसे q लिखा है यहाँ p लिख लो। क्या लिख लो? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा, हमको क्या पता क्या कोशेंट है। तो दैट इज 7a इज इक्वल्स टू bp और प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गया? इतनी बात हो गई है। नाउ आपको क्या पता करना है? 3 अननोन्स हैं, बल्कि 4 अननोन्स हो गए इसमें। क्वोशेंट दे रहा है क्या? पर बोल रहे हैं कि लार्जर नंबर क्वोशेंट एंड 3s रिमाइंडर। अच्छा दे ही रहा है, देखो लिखा है 4s क्वोशेंट। सर में बोल रहा था लार्जर नंबर को x लेना है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख रहा है 4s क्वोशेंट है, और दूसरे में क्या दे रहा है? लार्जर वन देन 5s क्वोशेंट। क्या दे रहा है? 5s क्वोशेंट। तो हमें pq लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वोशेंट भी दे रहा है। तो बताओ 3b किसके इक्वल हो गया? 4a plus 3 of 7a किसके इक्वल हो गया? 5b plus 1। इन दोनों इक्वेशन को अब हमें क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा। तो दैट इज 4a minus 3b इट इज इक्वल टू -3, जबकि 7a minus 5b इधर ले लो तो 1। बस मैंने इसके साथ इसको ले लिया और इसमें इसको इधर कर देते, अपने आप कर लेना जो करना हो। अब जैसे ये 3b है 5b है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? और इसमें 3 से कर लेना। तो -15 इट इज 20a minus 15b 3 से करो। अच्छा सवाल है। दैट इज 21a minus 15b प्लस माइनस माइनस ये कट गया तो -a -18, तो a कितना हो गया? 18 हो गया। तो b कितना हो गया? इसी एक में डाल दो। 7a इज इक्वल टू 5b प्लस 1, तो 7 into 18 -1 इज इक्वल टू 5b।
18 पंचे 90 18 126 126 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 5b। तो कितना हो जाएगा 125 बाई 5 इज इक्वल टू b। 25 तो 25 इज इक्वल टू b। आप बाकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो आंसर आना वो आ जाएगा। सर ये जो आपने बनाया था कैसे बनाया, कैसे लगाया? मतलब अगर आप जिससे डिवाइड करते हो, कभी भी 3 है और ये 7 है, तो 3 2 जा 6 और ये बना गया। इस चीज को डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो इसको px कहेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx कहते हैं, इसको qx कहते हैं। ये होता है कोशेंट और ये डिवाइजर है। बोलो बात समझ आ गई? और इसे क्या कहा जाएगा? rx। सही है। तो तुम मुझे बताओ कि 7 किसके इक्वल है? क्या 3 इंटू 2 प्लस 1 है? कहने का मतलब है जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल है? डिवाइजर इंटू QX प्लस RX। सर तो जो ये a बिगर देन b वो क्या है? अब वो कह रहा है कि बड़े नंबर का 3 गुना अगर छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो एक तो बड़ा मानना पड़ेगा ना। ये लेट कर लिया, कह रहा है बड़े नंबर का 3 गुना, तो क्वोशेंट 4 आता है, ये 3 आता है। और बड़े नंबर का छोटे नंबर का 7 गुना बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये 5 और 1 आता है, उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने बस यही चीज लगा दी। बोलो बात समझ में आ गई? अगर तुमको समझ में आ गई तो इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रा ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। अलजेब्रा ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। कभी भी RX की डिग्री जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे छोटी होगी। इसकी एक और भी लाइन है, क्या चीज कही जाएगी? बोलो। डिग्री ऑफ RX इट इज लेस देन किससे? डिग्री ऑफ GX। समझो इस चीज को। फिर मैं एक सवाल बताऊं, ये आया हुआ सवाल है, फिर बताता हूं। इस चीज को समझो। ये तो समझ में आ गया? चलो, कहने का मतलब है कि ये हमारे काम की चीज है, ये हमें 2 नंबर दिला सकती है। जरा इस चीज को समझो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करो और x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो कभी भी जो तुम्हारा यहाँ वैल्यू आएगी वो 2x प्लस 7 आ सकती है, इससे डिग्री कम होगी। यहाँ कभी x स्क्वायर आएगा क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि किससे डिवाइड करोगे? जब कम डिग्री आएगी खुद ही छोड़ दोगे, और जब तक स्क्वायर आता रहेगा तो करते ही रहोगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो इसकी डिग्री कितनी है? RX की 1 है और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो क्या इसकी जो RX की डिग्री है वो उससे कम नहीं है? सही है। अच्छा, अब मैं तुमसे ऐसा कहता हूं कि फॉर्म अ डिवीजन एल्गोरिथम। ये सवाल आया हुआ इसलिए करवा रहा हूं। एल्गोरिथम सच दैट, ठीक है, 3 तरीके से पूछा गया है कि डिग्री px इज इक्वल्स टू डिग्री gx, और दूसरा डिग्री, ऐसा पूछा गया है qx इज इक्वल्स टू डिग्री rx, ऐसा पूछा गया। और पूछा गया है कि, ठीक है, डिग्री px इज इक्वल्स टू डिग्री qx। 3 तरह से पूछा गया। डिग्री
पी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री पी। समझ आई बात? ये समझ में आ गया तुमको? अब ऐसा से आंसर बताओ कि पी एक्स की जी एक्स के इक्वल हो जाए डिग्री। चलो मैं तुम्हें पहले का आंसर बताऊं। तो तुम यहाँ लिखो 2x + 4। तुम्हें जी एक्स चाहिए, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। 2 से मल्टीप्लाई करो और एक 1 रिमाइंडर भी छोड़ दो। अब बताओ ये कितना होगा मल्टीप्लाई होने के बाद? 4x प्लस और एक और जोड़ो तो 4x + 9 हो गया। ये तो हो गया px, ये हो गया gx, ये हो गया qx और ये हो गया rx। तो बोलो इन दोनों की डिग्री सेम हुई कि नहीं? कितना आसान है आसान सवाल? बोलो। अगर तुम्हें सेकंड करना है तो सेकंड का दिव्य आंसर बताओ क्या करोगे? इसी को करना, इसे मत छोड़ो। अब ये तुम्हारे टेम्पलेट हो गया। डिग्री qx = rx, क्या तो ये तो हाई है, हो गया, यही हो गया। देख लो qx और rx दोनों की डिग्री यहाँ पर 0 है कि नहीं? और एक कहे कि डिग्री px = डिग्री qx, इसी को पलट दो। कोई फर्क है? समझने का मतलब है इनसे मल्टीप्लाई होने से आता है। तो मैंने gx ऐसे चुना, क्या चुना बताओ? gx ऐसे चुना जिसकी डिग्री 1 है। अपने मन से ही लिखना होता है इस आंसर को। तो अगर इसकी डिग्री 1 है और इनको मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ो, वही तो यहाँ आएगा जैसे इसमें 3 वाली केस में किया। तो इसकी डिग्री बताओ कितनी है जिससे तुमने डिवाइड किया? सबसे पहले gx लिखा जाता है कि नहीं, डिवाइजर। तो gx की डिग्री कितनी है बोलो? इसकी डिग्री कितनी है? 1। मल्टीप्लाई करने की आ रहा है, इसकी डिग्री बताओ बोलो। तो सेम हुई कि नहीं px और gx? अच्छा, डिग्री 1 यहाँ तक समझ आ गया। अगला सवाल समझो, सेकंड। यही चीज फिर से लिख दो और लिख दो qx की भी डिग्री 0, rx की भी 0 है कि नहीं? तो क्या लिखा जाएगा बताओ? दैट इज इक्वल्स टू 4x + 9 इट इज 2x + 4। मर्जी हो तो x से मल्टीप्लाई कर दो, x कर दो, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, तुम यही करो। सही है? अब इसकी डिग्री कितनी है qx की बोलो? 0। और इसकी कितनी है? ये 3 नंबर का सवाल है। 0 दोबारा से। सही है? यहां तक समझ में आई? बताओ दोनों की डिग्री 0 होती कि नहीं, कांस्टेंट टर्म की डिग्री। अब एक बार कह रहा कि हमें qx और px की चाहिए, तो क्यों ना इसे पलट दो, तो यही चीज qx बन जाएगी। सही है? तो क्या किया जाए बताओ? दैट इज इक्वल्स टू, तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो ये मान के चलो इसमें, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? 2x + 4 आ जाएगा और 1 बच जाएगा। ओके, तो क्या करोगे बताओ तीसरे केस में? जैसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो थर्ड केस में देखो, यही लिखो 4x + 9 और 2 × 2x + 4 और +1। तो बोलो इसकी डिग्री कितनी है px की? और इसकी डिग्री कितनी है qx की? 1। सेम होगी कि नहीं? बोलो बात समझ आ गई? है वही चीज। एक सवाल लेके बस सब कर डालें। अगला सवाल देखें, क्योंकि ये अलजेब्रा एल्गोरिथम पर था तो इसका मतलब पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है। एल्गोरिथम तो सेम है। अब देखो ये कौन सा है? ये तो सही है बिल्कुल। ये तो सही आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कुछ झंझटी सवाल है।
चलो ये आ गया। चल किसका बताओ, ये आ गया ना इसका आंसर। अब हम लोग जमीला पे सवाल करते हैं। जमीला वाला करना है कि सुसान वाला? बोलो, दोनों करना। चलो पहले जमीला का करते हैं, फिर सुसान का करते हैं। ओके नाउ जमीला सोल्ड टेबल एंड चेयर। ये तो हल्का सवाल लग रहा है। For rupees this, there may be a profit of 10%. चलो पढ़ते हैं प्रॉफिट वाला। And table 25% profit. If she had taken a profit of 25%, सही है, बात नहीं करो। अब क्वेश्चन देखिए, एक टेबल लेट कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना है और एक शेयर कितना है, बताओ। कॉस्ट ऑफ वन टेबल इट इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर बताइए रुपीज वाई। तो बोलो उसने चेयर पे कितना प्रॉफिट लिया और दोनों को उसने मिला के कितने में बेचा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बताइए। ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर, सही है, ये बताओ। अब यहां पे कॉस्ट मत लिखो, कॉस्ट प्राइस लिया इतने में और बेचा कितने में, बताओ। दैट इज उसने बेच डाला 1050 में, ऐसा किया। वो दिखेगा नहीं, इतना हल्का सवाल है। अब ये देखो, जमीला ने टेबल और चेयर को इतने रुपए में बेचा, 10% प्रॉफिट किस पे लिया, टेबल पर, और 25% प्रॉफिट किस पर लिया, तो 10% इस पर प्रॉफिट लिया और 25% शेयर पर लिया। अगर x उसका कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना हो जाए, ठीक है। सो इसलिए गॉट और इसलिए शी वुड गॉट सोल्ड किया। चल कितना उसने लिया, और ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। ये तो उसका सेलिंग प्राइस। तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट ऑन टेबल देखिए, प्रॉफिट ऑन टेबल इट इज 10% ऑफ एक्स, सही है। जितनी भी कीमत होगी उसका 10% एक्स्ट्रा लिया, यानी क्या आप कहना चाहते हैं, 10/100 ऑफ एक्स, सही है, या x/10 हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। 10% ऑफ एक्स। प्रॉफिट ऑन शेयर बताओ, 25/100, 25% ऑफ y, तो 25/100 इंटू y, तो क्या ये y/4 हो गया, सही। उतने प्रतिशत y का, ये सिर्फ प्रॉफिट बता रहा हूँ। अच्छा अब बताओ जमीला ने क्या किया होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। उसने x तो लिया ही होगा और ये प्रॉफिट भी लिया होगा, जितनी कीमत है वो तो ली ही होगी, और साथ में क्या y/4 भी लिया होगा, तब मिलके 1050 हुआ होगा। सर 25% टेबल पे और 10% चेयर पे। वो फिर से है, वो दूसरा केस है,
25% वाला तो दूसरा केस है। अगर इतने में बेचती तो उसको दूसरा वर्क 1065 पड़ता। अभी आगे करेंगे वो। ये पहला केस है, अगर इस पे 10% और इस पे 25% लेती है तो इतने में पड़ता है, और इस पे 25% और इस पे 10% तो 1065 पड़ता है। ये तुम्हें समझ में आया? कीमत प्लस प्रॉफिट, और इसकी भी ओरिजिनल कीमत भी लेगी, प्रॉफिट लेगी, तब जाके इतने बेचेगी। ये तो पहला केस हुआ। तो पहले केस में तुमको क्या मिल रहा है बताइए जरा। दैट इज 10x प्लस x बाई 10 और 4y प्लस y बाई 10। कहने का मतलब है 4 दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, इट इज 1050। तो बोलो 11x बाई 10 और प्लस 5y बाई 4, फिर से एक बार एलसीएम लेना होगा। तो दैट इज 20, तो दैट इज 22x और प्लस 4 5 20 25y, इट इज 1050। अब आगे देखो, 20 को इधर ले जाओ तो 22x और प्लस 25y और इसका डबल कर दो तो 105 का मतलब है 210 और 2 जीरो और आ गए। सही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड केस, यहाँ लिखो केस 1। लेकिन ये अब क्या किया उसने कि सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस शेयर, उसमें पढ़ेंगे वो उसको 1065 मिला है। कितना मिला? 1065। लेकिन इस बार इस पर इसने प्रॉफिट कितना लिया? उल्टा काम किया। ध्यान दो, 25%। टेबल तो वैसे ही कॉस्टली होती है, चेयर सस्ती होती है, शेयर पे 10% प्रॉफिट ले, ऐसा वो करे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर टेबल x रुपीस की है और वो 25% प्रॉफिट भी ले लेती है, और अगर चेयर y रुपये की है और उसमें वो 10% प्रॉफिट ले लेती है, तो इसी का दाम 1065 होगा? श्रेय, ये बात में समझेंगे भाई, अपनी कीमत और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसे क्या लिखा जाए? x बाई 4 और प्लस y बाई 10। इसे लिखा जा सकता है कि 5x बाई 4। ये मोनिका समझ में आया? ये टेक्निकल। और यहाँ क्या लिख दूं? ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई है तो 20 इसका एलसीएम है, और यहाँ पर 25x आ गया है और 22y, और 20 से मल्टीप्लाई करो जरा, इसको 2 से करो। 2 5 या 10, 2 6 या 12, 3 और 2 1 is 2 और एक और 0, ये 2 भी चला गया। लो मैंने हटा दिया। ये दूसरी क्वेश्चन बनी। ये पहली क्वेश्चन क्या इन्हें सिंप्लीफाई किया जाए कि ऐसे ही भिड़ा दिया जाए? इसको किया जा सकता है, बस 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी कुछ कर सकते हैं तो बता दीजिए कुछ, क्या इनके अपोजिट वो सब हैं, जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई निकालना है। 22x प्लस 25y, इट इज 21000 और दैट इज 25x, 22y 21300। तो बोलो 47x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? That is 324। तो बताइए x प्लस वाई कितना हो गया? 42300। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 42300 बाई 47। 9 टाइम्स जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 चौको 36, 36 और 6 42, 2 0
x प्लस वाई कितना आ गया? क्या 900 आ गया? अब तुम किसी के साथ भी मिलाओ, 22 से एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार करो 25, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 22 करो तो 22x 22y और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 22x प्लस 25y इट इज इक्वल टू 21000। फर्स्ट इक्वेशन के साथ हमने थर्ड इक्वेशन को क्लैश करा दिया। ऐसा करने से ये कट गया है, जबकि यहाँ पर माइनस का 3y आया है, जबकि यहाँ कितना आया है? देखो 10 तो यही बचा और 2 ये बचा, तो क्या 1200 निगेटिव का उल्टा घटा, तो y कितना हुआ? 400। श्रेया, क्या आप मुझे बताएंगे कि चेयर का दाम कितना है? 400। अब मुझे बताओ x प्लस वाई कितने हैं? 900, जबकि y कितना है? 500 नो, y 400 है। x That is x is equals to 500. So cost of rupees जरूर लिखना, cost of 1 भी लिखना, 1 chair is, conclude करो वंदना। cost of one chair is 400 rupees हाँ, and cost of one table is 500. cost of 1 table is rupees 500। जब तुम ये लिख देते हो तो टीचर बीच में ढूंढता नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं, तो बीच में बहुत गलती होंगी। अरे कंक्लूड किया सही, 4 मार्क्स आगे बढ़ो। और ये नहीं लिखोगे, समझो वो ढूंढेगा और 10 छेद निकाल देगा। तो सबसे बढ़िया कंक्लूड ना कर दो, क्या पता तुमको याद हो आंसर या सही हो। कई बार ऐसा होता है हम टेढ़ा मेढ़ा करके फिर सही पे पहुंच जाते हैं, हमको बहुत प्रैक्टिस होती है आंसरों की, लेकिन नहीं लिखा तुमने कंक्लूजन, तो बीच में देखो और पकड़ लिया गलती तो आधे नंबर पे। कंक्लूड करना सबसे सेफ है। अगला सवाल देखो। देखो अब हम लोग सुशांत का सवाल करें। Susan invested certain amount at the rate of 8% per annum. उसने 8% और 9% पर एनम में दो जगह इन्वेस्ट किया है, 8% सिल्वर में, 9% गोल्ड में। अब ऐसा करने पे उसे फायदा कितना हुआ? सही है, चलो क्वेश्चन नहीं दिखा सकती, किसी का दिया हुआ है और कॉन्फिडेंशियल है। किसने भेजा है? एग्जाम में आएगा ही नहीं, आधा आएगा। सर्टन इन 2 स्कीम्स, ए और बी स्कीम में किया है। एक पे 8% इंटरेस्ट है, दूसरे पे कितना है? 9% इंटरेस्ट पर एनम है। सी received 1860 as annual interest. However, she had interchanged the amount. अगर उसने इंटरचेंज कर दिया होता तो तब क्या होता? उसको 20 रुपए ज्यादा मिलते। उसने हर एक में कितना कितना इन्वेस्ट किया। माना कि सुसैन ने ए स्कीम में x रुपए इन्वेस्ट किए और y स्कीम में y रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब मैं फिर बाद में पलट दूंगा, x में y कर दूंगा और मतलब b वाली स्कीम में x कर दूंगा। तो अभी तो तुम ऐसा मानो कि तेरे क्वेश्चन चलो दैट इज ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन अंकुर दास तुम्ही को कराना है। लेट सुसैन invested X rupees in A scheme and rupees Y in B scheme. बोलो बात समझ आई? तो उसको इंटरेस्ट कितने का हुआ? इंटरेस्ट क्वेश्चन देखा
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दैट इज यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर है ना। रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%। पर एनम। अच्छा, जब भी इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है PRT अपॉन इंटरेस्ट। PRT/100। एक साल बाद ही उसको मिल गया, तो इससे क्या पता चलता है टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ, टोटल इंटरेस्ट 2। इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ए स्कीम प्लस इंटरेस्ट इन बी स्कीम। that is x into 8 into 1/100 और y into 9 into 1/100। और क्या ये कीमत उसको मिली हुई कितना रिसीव किया बताओ, that is 1860। यहाँ तक समझ में आ गया। इससे 100 इसमें बाहर निकाल के वहां डाल दो, कॉमन। so that is 186,000। it is 8x plus 9y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसमें लिख देना केस 1, अब केस 2 लो। नाउ इफ सुसैन वुड हैव, ऐसा उसने किया नहीं है लेकिन वो बाद में सोच रही है, इन्वेस्टेड ₹X इन, अब की वाई करेगी ए स्कीम, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, और सुसैन वुड हैव इन्वेस्टेड ₹X इन बी स्कीम, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 9% पर एनम। तो श्रेया इक्वेशन बनाओ, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा IA प्लस IB, जरा बताइए तो x इंटू ए तो नहीं बताएं, आप बताओ, देख लो, देखने में क्या y इंटू 8 इंटू 1/100, और यहाँ x into 9 लेफ्ट में क्या लिखें 1880। बोलो, करेक्ट। पूरा कितने ध्यान से देखती हैं, देखो तुरंत इन्हें पता चल गया कि 20 रुपए जाते हैं, जबकि मैंने सिर्फ 2 ही बार रिपीट किया, तब भी ये बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, तुरंत उन्होंने 20 रुपए जोड़ के बता दिया इन्होंने किया हुआ है सवाल, वरना इतना ही किसी को क्या पता। So they have got how much extra? ₹20 more। तो अब जरा देखो 800 8y plus 9x। अब हमें क्या करना चाहिए बोलो अंकुर राज, बोलो। उसका मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व बहुत अच्छा, इन्होंने कहा जब अपोजिट हो कोफिशिएंट तो यही काम। हाँ वही ऐड करना है। बहुत अच्छा, दोनों को ऐड करके देन फिर ऐड माइनस करके फिर अपना निकाल लो, एक माइनस, नहीं तो इतने बड़े बड़े नंबर पे कहाँ मल्टीप्लाई करते फिरोगे। 8x plus 9y गलती ज्यादा हो जाती है, एक बार ऐड करके माइनस कर दो। लोग वो भी कह रहे हैं ऐड और माइनस भी करके भी चला जा सकता है। 9x plus 8y और फिर उन दोनों को जोड़ लेना, यस सर 8 और कितने जीरो हैं सर वहाँ पर 3 जीरो लगेगा ना, जल्दी कर। चलो that is 17y, 3 जीरो हो गए 17। तो बोलो 17 से करोगे तो 374,000।
अपॉन 17, 17 से करो, 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 तो 000 हो गया कि नहीं? सही है। अब आप अपनी मर्जी से कोई एक इक्वेशन ले, ऐड से करना चाहते हो कि सब्ट्रैक्ट ही करना चाहते हो? सब्ट्रैक्ट में लिखना है। सब्ट्रैक्ट करो। ज़्यादा नहीं 8x plus 9y it is equals to 186,000. आप माइनस करो श्रेया। ये तो आप जानिए सवाल खत्म होने वाला है, अब क्या करें? अब क्या कर पाओ? बोलो। तुम तो बिल्कुल ऐसे जवाब देती जैसे हैरानी टाइप हो। सर। 2009 माइनस 2000 फॉरेन कंट्री से आई हो लग रहा। x minus y is equal to 2000 बस हो गया इजी है। अब x plus y it is equal to, यहाँ भी चेक करो 22,000 ज़्यादा कैसे आ गया? सर आ रहा है ज़्यादा, इतना ही आ रहा है, अब कम थोड़ा ना आएगा। सही है। 22,000 तो 2x कितना हो गया? 24,000 2x कितना हो गया? 12,000 रुपए उसने स्कीम ए में लगा दिए। तो दूसरी स्कीम में उसने कितने लगाए होंगे बताइए निष्का? 12,000 तो स्कीम ए में लगा। बहुत सिंपल चीज पूछिए, आइए तो पूछिए। हाँ बोलो। 10,000 सब जानते हैं, ठीक है। तुम सिखाती रहो तब तक, दूसरे को पढ़ाओ। जब खुद नहीं आता व्यक्ति को तो दूसरे को पढ़ाता है। तो नाउ x plus y, ये अच्छा मेथड है। दैट इज, इससे खुद को आ जाता है, दूसरे की तो नैया डूब जाती है, लेकिन खुद को आ जाता है। ये ट्रिक हमने भी अपनाई है। जब हमें ट्यूशन पढ़ने को नहीं मिलता था ना, तो सबसे कमजोर बच्चे को उल्टा पुल्टा सिखा देते थे, लेकिन हमें रट जाता था। जब ट्यूशन ही नहीं दे रहे पेरेंट्स तो क्या करोगे? बस दिन भर मैं पढ़ाता रहता था और खुद पढ़ गया। आप कुछ नहीं आता है तो पढ़ाओ, उससे उसकी गलती सही करने के चक्कर में खुद सीख जाओ। तो उसने पहली स्कीम में कितना रुपया लगाया? 12,000। ठीक है, और दैट इज, इसमें अब अगला सवाल देखें। ये वाला चाहिए क्या नीचे वाला? अच्छा, अब जो सवाल सीधे होंगे वही बताया जाएंगे। ये किसका आ गया? आयुषी का। देखो एक और टेक्निकल, कितना चटक है इसका सवाल। चटक रंगों में इसने सवाल भेजा। और ये क्या है? यही कैमरा का यही है, यही बताना। अब देखो नाउ, बात ना करें बीच में। चलो, while preparing for competitive exam, Akbar came across a matchstick pattern based. The pattern is given below. Based on the above information, write first term in common difference of AP formed by the numbers of squares. तो इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं? पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 159 1 5 9 2 3 4 5 5 4 9 159। तो that is right first term and common difference of AP. तो first term कॉमन डिफरेंस भी लिख लो।
It is equals to A2 minus A1. It is 4. AP तो वो बोल ही रहा है, जब AP बोल रहा है तो उसको फिर वो करने की जरूरत नहीं है. Write first sum in common difference by number of sticks. पहले तो number of squares से तुमने देखा, अब number of sticks. Number of subsequent sticks. माचिस की तीनियों से बनाया गया फिगर है, तो 4 और दूसरे में चेक करो 20. इसमें कितने होंगे, काउंट करो. काउंट कर लिया, 3 3 6 3 9 3 12 4 16. अच्छा थर्ड में देखो, कितना कितना होगा, 4 2 6 6 6 12 हो गया, 12 12 24 25 26 28 28. इतनी बात हो गई, इससे भी कुछ बन रहा है क्या? देखो नंबर ऑफ स्टिक्स इन ईच केस, तो नंबर ऑफ स्टिक्स का देखो आप, तो दैट इज फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस. It is equal to 16 A2 minus A1, तो 12 हो गया. अब तीसरा देखो, how many squares are there in figure 10? Also write the number of sticks used in figure 10. Figure 10 का है, ये 3 फिगर्स है ना, फिगर 10 यानी ये 10 निकालो. ओके इसी में निकाल लो, थर्ड में. तो A10 देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऐसे लिखना भी इन फिगर 10, तो ऐसे A10 लिख देना. इट इज A प्लस एन माइनस 1, पहले AN लिखना जिससे इसके नंबर तुम्हें मिल जाए, फिर A10 लिखना. तो अब वैल्यू डाल दो, दिस इज A, दिस इज D, तो 1 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू 4, 1 प्लस 9 इंटू 4, तो 37 स्क्वायर हो गए. और दूसरा डायग्राम देखो, if 80 sticks are used in making mth figure, find the value of m. So let fourth question, जो कि इसी का और है, और ही है इसका. So let, ठीक है, mth टर्म. सिर्फ फिगर 10 में नंबर ऑफ स्टिक्स भी तो बताओ. नहीं वो नहीं पूछा, नंबर नंबर ऑफ स्टिक्स भी पूछी है, तो इसी से निकालो फिगर 10 की नंबर ऑफ स्टिक्स. तो अब इसी तरीके से as per number of sticks in figure 10, तब क्या करोगे, A10 it is equals to A plus n minus 1D. तो यहाँ ये हो गया, इसे A डैश लिख लो, इसे D डैश लिख लो, तब सही रहेगा. सही है. और ये A10 डैश भी हो जाएगा क्योंकि वो स्टिक्स हैं. तो this is equals to 4 plus A10 dash, 4 plus 10 minus 1 into 12, तो 4 plus 9 into 12, तो 4 plus 108, तो 112. कह रहा है 88 स्टिक्स किस फिगर में होंगी. लेट लिख देना, आफ्टर ऑल ऐसे लिख देना, लेट nth term as 88 sticks. तो इसलिए A dash n, it is A dash plus n minus 1 into D dash, जिसमें स्टिक्स की संख्या कितनी है, और सर 8 है, D 12 है. तो 88 में से 4 माइनस करो,
4 में किससे डिवाइड करोगे? 12 से कर लो। दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। अपने लेटर्स को सावधानी से बनाए, कोई डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। तो एन 8th फिगर कंक्लूड जरूर करो, टीचर को धोखे में रखने के लिए। 8th फिगर एज कितना? 88 सर उसमें ये भी निकालना पड़ेगा कि 8th उसमें कितने स्क्वायर। अब क्या निकालना पड़ेगा? तो उसमें दिया है ना। एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स? अभी और भी बाकी है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। 8th फिगर। तो अब A8 पे आ जाओ। A डैश पे ना हो, अब A8 पे आप जब स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे? A प्लस 8 माइनस 1D। एक बार भी आपने फार्मूला ऐसा लिख दिया ना तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे यहाँ लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो अलग चीज है। अब A कितना है? सर 29 स्क्वायर। 1 प्लस 7 इंटू 4 28, that is 29। 29 स्क्वायर्स लिखो। चलो अगला सवाल देखो। सवाल खत्म, क्लास खत्म, खेल सवाल तक ही है। सर ये डायग्राम कितनी टाइम आप बुक से देखें। अच्छा हम देख लेंगे, डायग्राम की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, खेल सवाल तक ही जारी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्टेड बाय निष्का। क्योंकि बुक इन्हीं के पास है, बता रहे आगे कौन भी कैसा डायग्राम है? इसमें दो गाड़ियां लिखी हैं। देखो, a drone was used to facilitate movement of ambulance on the state highway to a point P on the ground where there was an accident। drone एक लगा दिया गया। the ambulance was traveling at a speed 60। the drone stopped at point Q 100 meter vertically above the point P to facilitate movement of ambulance on state highway to a point P on the ground where there was accident। चेक करो, क्वेश्चन में कह रहा है P पॉइंट के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ और P के ठीक ऊपर Q है। ये P पॉइंट है, इसके ऊपर ये ड्रोन है। देखो ऐसे ऐसे उड़ रहा है और इस पे कैमरा लगा है। सही है। ये एक एम्बुलेंस इसकी तरफ आ रही है, ये एम्बुलेंस बढ़ती चली जा रही है। तो एम्बुलेंस किस पॉइंट पर है? इससे was traveling at 60 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से आ रही है? और ये पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट है। P क्या है? इसी के ऊपर ड्रोन है। So P is point of accident, जबकि Q is vertically above point P। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? और कितना above है बताइए? 100 मीटर। इसकी स्पीड दे दी गई। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से जब ये इसको एम्बुलेंस को देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं दिया गया है। अब अगर ये 30 है तो ये भी 30 हुआ। सही है। इसे भी आप R ले लो। So let, उस जगह पे तो पहुंचना पड़ेगा ना। इसे रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। Let
सेकंड देखो, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद डायग्राम। पहली चीज हमने कर दी है, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन, ये 1 नंबर का है। अब दूसरा देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम्बुलेंस एंड साइट ऑफ एक्सीडेंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम ना। चलो मान लीजिए अभी इसने देखा आफ्टर टी टाइम, ये 0 सेकेंड है, ये कितना है, और ये टी सेकेंड, तो टी सेकेंड बाद एम्बुलेंस की क्या स्थिति होगी। सही है। अच्छा ये 100 है, ये 30 है, तो क्या तुम इसे बता सकते हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक, कितना है चेक करो। ये 90 डिग्री है, ये तो तुम 30 सेकंड बाद की समझ रहे हो, 30 सेकंड बाद यहाँ होगा। लेकिन अभी देखो, अभी ये भी निकाल लो टी आर, बोलो tan 30 कितना हुआ, QP by PR, so 1/√3, it is 100 by PR, तो PR कितना हुआ 100 into √3। ठीक है, दूसरों पे हंसना छोड़ दो, अब हमको राज खुद पर हंसो। ठीक है, इतनी बात हो गई, कितना हो गया 170 मीटर। चलो टी टाइम बाद ये इसकी क्या 1.73 लेना है, 1.7। अच्छा 1.73, तो 173 मीटर, सही है। उसकी स्पीड दी है, तो टी टाइम बाद उसकी क्या पोजीशन होगी। अगला क्वेश्चन देखो, एट ए पर्टिकुलर स्टैंड, ओके, एट दैट तो नहीं लिखा है ना, कि एट द लिखा है, तो वो ये यही है इसका आंसर, एट द पर्टिकुलर, इसी समय पूछा गया। तो दैट इज एम्बुलेंस इज, अब टी वाला देखेंगे पूछा गया है, नहीं तो वो पूछा गया होगा तो बता देंगे। सही है, देखो, सो दिस इज आंसर। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखो, नाउ एम्बुलेंस इज 173 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट। अब मुझे बताओ कि फाइंड द टाइम, सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड हो गया, फाइंड द टाइम इन विच एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45। अब ये 30 ना रह के कितना हो जाए 45 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी 45, सही है। तो अब ये देखो कि हमारे पास ये टोटल कितना है 173 मीटर। 173 काम नहीं आएगा, 100√3 लिख लो, सही है। चलो अब मुझे बताओ, इसको PRS लिख लो, ओके। tan 45 पे फार्मूला लगा, tan 45 क्या हुआ बताओ, 100/PS, सही है, वैल्यू डाल दी, तो PS कितना हो गया 100/। PS इज 100, ही बहुत टेक्निकली बता रही है, हर चीज इनकी करेक्ट, सही है, इतनी बात सही है। PS कितना हो गया 100 हो गया, तो आप बता सकते हैं कि कितना चला होगा, ये बता सकते, सिंपली उन्होंने कह दिया 73 चला, दिमाग लगाया होगा। चलो 173 पे 10 पहुंच गया, ठीक है। तो इसलिए अब tan 30 तो आपने पहले ही निकाल लिया, अब PR कितना है बोलो 173 मीटर, तो बोलो RS कितना हो गया, तो PR माइनस PS, तो 173 माइनस 100, 73 मीटर चल गया। लेकिन सवाल में और है, और का मतलब क्या है कि हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट T ऑन द हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एम्बुलेंस एट T इज 60 डिग्री फ्रॉम ड्रोन। अब वो कह रहा है इसे यहाँ नहीं पहुंचना था, इसको तो T पे पहुंचना था, यानी अब कितने पे पहुंचना है 60 डिग्री, कितने पे पहुंचना है 60। अगर ये है तो ये एंगल भी कितना हुआ 60 डिग्री, ये तो 90 है, सही है।
कह रहे हैं कि 60 डिग्री तक पहुंचने में इसे कितना समय लेगा। चलो आप tan 60 लगा दो तो क्या, अब ये t हो गया, देखो p q r s और t, अब t पे हम आ गए, वो बोल भी रहा है कि t पे पहुंचा। चलिए नाउ इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार देख लेने से वहां हो जाते हैं, नहीं जरा सी चीज में दिक्कत हो जाती है। अब ये देखो आप देखिए tan 60 लगाओ, 60 देख लो 1/√3 QP बाई PT, तो tan 60 तो √3 हुआ ना, यस सर और QP बाई PT, PT सर तो PT कितना होगा, 100/√3 √3 को ऊपर नीचे कर, 100√3/3 तो दैट इज 100 बाई 3 सर अब उसमें √3, तो ये 100 इंटू 173/3 173 बाई 3 हो गया। ये PT है, हम इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताओ टाइम चाहिए ना, तो वो कितना चला है बताओ, RT कितना है, हमें उसकी स्पीड पता है, RT चला है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एम्बुलेंस कितनी है, RT RT को क्या लिखोगे, क्या RP माइनस TP, यस सर 173 माइनस 173 बाई 3, बोलो ये समझ में आई बात। अभी हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं किया क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, हम एग्जैक्ट पे नहीं पहुँचते, तो अब इससे पहुँचो 3 7 या 21, 3 1 is 3 और माइनस 173, अब यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। अभी तो ये डिस्टेंस ही है, अभी भी हम इसे कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट इज 6 और यहाँ कितना हुआ 11, 4 तो 346 बाई 3 मीटर चला है, लेकिन हमसे तो टाइम पूछा गया, टाइम का क्या फार्मूला होता है हमको, डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस सर तो उसने कितना टाइम लिया होगा 346 बाई 3 और अपॉन 60, कुछ भी नहीं कट रहा, कटेगा तो कटेगा, किलोमीटर पर आवर, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में, ये तो मीटर है, धोखेबाजी है। कटेगा ना, और वो किस में था, ध्यान दे, देखो ना ध्यान दिए होते तभी गया था सवाल, देखो 60 किलोमीटर पर आवर है और ड्रोन कितना है 100 मीटर, ऐसी चीज में तुरंत ही अंडरलाइन कर लो, बाद में ध्यान नहीं जाता है सवाल में, तो दो रे यहाँ तो यूनिट का हेर फेर है, गया 2 नंबर, सब आते हुए चला जाए, तो इसलिए 60 से मत डिवाइड करो, सबसे पहले या तो तुमको मालूम है तो चैप्टर में वहाँ सोच के बैठो कि मैं सबको मीटर पर सेकंड बदल दूंगा या यूनिट का ध्यान रखूंगा, तो अब यहाँ पर स्पीड को बदलो, पहले स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को क्या कर सकते हो मीटर में 1000 मीटर, और आवर को क्या लिख सकते हो, मीटर सेकंड, बस बदल गया, हाँ ओके 1 हाँ ठीक है किलोमीटर की जगह ये लिख दिया, बनावट की जगह ये लिख दिया, जो लिखा हो बस उसको बदल लो, 2 0 कट गए तो 60 है, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 6, तो क्या 100 बाई 6 हो गया या 50 बाई 3 मीटर पर सेकंड हो गया, देख लो फिर से समझो, अगर तुमको दिया होता 50 मीटर पर सेकंड, तब तुम निष्का कैसे इसे बदलती, तुम नीचे लिख लेती 1000 मीटर और ऊपर लिख लेती 1 किलोमीटर, इससे मीटर मीटर कट जाता है, और सेकंड को बदलने के लिए ऊपर 3600 सेकंड लिखती और नीचे 1 आवर, इससे सेकंड कट जाता, किलोमीटर पर आवर आ जाता, यानी यूनिट फैक्टर मेथड हमेशा ध्यान दिया करो।
सही, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब इसकी वैल्यू डालो 50/3 मीटर पर सेकंड। तो 50/3 और ये है मीटर और ये क्या है मीटर पर सेकंड। देखो हर चीज लिख दी। तो बाई 3 कट गया और 346/50 करके जरा देखो तो तुम्हें क्या लगता है? अभी भी नहीं कट रहा। इसको क्या करें? मीटर से मीटर का सेकंड आ गया। काटने की वजह से नहीं कट रहा। 25 है और हमसे वो क्या पूछ रहा है? उससे मुझे चलो हाउ लॉन्ग सेकंड्स में निकालना है। वैसे तो ये ठीक ही है, अच्छा छोड़ दे, छोड़ दे है ना? काफी। नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। ज्यादा हो तो फ्रैक्शन में कर लो। देखो 25 छंगा 150 और 26/25 छंगे को तो जानते हो ना तुम लोग। सही है। तो 6 और इतने सेकंड। अगला सवाल देखिए, इसका क्या सौजन्य से पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू। इसमें आकू क्या है? नहीं, आपको बताओ उपसर्ग है प्रत्यय है? प्रत्यय है। अब जरा देखो, पढ़ोगे लो ये उल्टा हो गया। उसके सवाल नहीं चाहिए, सीधा हो गया। नाउ अब देखो 5 मिनट में ही हो जाएगा बिल्कुल सही टाइम पे। तुम्हें 81 चाहिए कि 82? अच्छा, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस इज 16.4। देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। कल यही क्वेश्चन पलक ने पूछा था। पलक तुम्हें पता चल गया ना वो गलती क्या की है? अब नहीं करना, कॉमन लेके इधर उधर करना। चलो जैसे मान लो y दिया है 3/4x + 7। हाँ श्रेया तुम्ही को बताना है। अब मैंने 4y/3 = x + 7 कर दिया। यहाँ तक ठीक है कि गलत है? यहाँ तक कुछ हमने बता देना। ये धोखेबाज की करती है, कॉमन लिए बिना उधर ले जा रहे, गड़बड़ी कर देगी ये वहां जाके। ये भी नहीं कर रही कि 3/7 कॉमन लेके उधर ले जाए, किसी एक टर्म का ले जाए। फिर से समझो। अब मान लो जैसे ये हुआ 5/8 तो पहले कहेगी मैं पहले 4/3 ले जाती हूँ, अगले स्टेप में और मन करेगा धीरे धीरे ले जाऊंगी। अब 8/5 मतलब ये बिल्कुल खतरनाक स्तर के सवाल ले जाए और बाद में माथा पकड़ लेगी। अगर ये चाहती तो कॉमन लेके ले जाती कि नहीं ले जाती? ये कर रही है। अब तुम्हारे सामने साबित करवा दिया। चलो अगला सवाल देखो। और कह रही हाँ ये सब ठीक ही है सर। लॉरेंस कहीं भी काम को बढ़ावा दे रही है। चलो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस निष्का। अभी जिएगी, अभी कहाँ खेलते हैं। देख लो ऐसा है, रेडियस कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। और बोलो इसका पेरीमीटर क्या है? इसका एंगल कितना है? लो एंगल भी नहीं दिया, एंगल थीटा है। तो ये कितना हुआ बताओ? 2π। यहाँ तक सही है? 2 अननोन है, थीटा भी अननोन है, पेरीमीटर रेडियस दे रहा है ना, थीटा ही अननोन है बस। अब देखो पेरीमीटर क्या करें? 2πr सेक्टर का पेरीमीटर r + r 2πr। तो बोलो टोटल पेरीमीटर कितना है वहां से?
16.4, it is 5.2, theta by 360, 22/7, ठीक है। अब ये देखो, ये मार्केट में नया सवाल आया है, बहुत चल रहा है, दैट इज 5.2, सही है। सर आर प्लस आर कहाँ से आ गए थे? पूरा परिमाप लेकिन किसी भी सेक्टर का आउटर लेंथ को ही तो पेरीमीटर कहते हैं। हाँ वो आर प्लस आर लेंथ। हाँ ठीक है। तुम सवाल पूछो, मैं बताऊंगा। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं, आप डाउट पूछ लो। नहीं समझ आया। आ गया, आर प्लस आर लेंथ हो गई ना, हाँ, ठीक है, आउटर लेंथ। ठीक है। अरे तो पेरीमीटर परिमाप तो जानते हो, हाँ ऐसे पर तुम्हें और नहीं। तुम हिंदी में समझो, बाकी इंग्लिश का काम हमारे ऊपर छोड़ो। थीटा बाई 360, बाकी वंदना तो समझा ही देगी मोनिका। यहाँ तक समझ आई बात? 16.4, यहाँ तक सही है। 1 + 1 करो 2 तो 2 प्लस कुछ तो कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा ज्यादा तो नहीं कटेगा। सर 2 से क्या तो अब कितना हो जाएगा? 11 थीटा बाई 126, सही है, यहाँ तक ठीक है। और अब हमें क्या करना चाहिए? देख लो, ब्रैकेट से निकाल के किया, ये नहीं कि हमारी मर्जी थी 360 ले गए, उल्टे पुल्टे नहीं ले जाना। जब कॉमन आता है तब मैं उधर ले जाता हूँ। हर सवाल में अलजेब्रा तो करनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से ये जो मैंने, अब मैं क्या करूँगा? 2 को माइनस, ठीक है। तो कितना हुआ बोलो? 5 नहीं 15, ये तो कट ही नहीं रहा। 2 से कटेगा 82 और 26 और 2 से काटो, 41 और 41/13 माइनस 2 कितना हुआ? 41 सही है, बोलो। 41 माइनस 26/13 कितना हुआ? 11 थीटा बॉन्ड। यस बाकी चीजें उधर ले गए, तो कुछ चीजें निकलेंगी, इसमें से कितना आ रहा है बताइए? 15/13, क्या 13 से कुछ कटेगा? हाँ कट सकता है। तो नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा ना कहीं। थीटा तो ये आ गया, हमें क्या लेना देना? हमको तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ये जा सकता है। यही थीटा है। सो अब मुझे बताओ, पाई के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, तो चलो कोई बात नहीं, इस पे निकाल, वो कट जाए। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है? थीटा यहाँ तक थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा पता चल गया तुमको? 15 × 1260 बाई 13 × 11 और इंटू 360। बोलो, थीटा की वैल्यू हमने डाली इतनी सारी। अब पाई कितना डाला है 22.7 और आर कितना डाला है? चेक करो। और 5.2 5.2 बहुत सारा यहीं कट जाएगा सामान। समान। देखो, 11 से ये कटा 2 और जरा देखो, 7 से कटेगा 7 1 is 7 7 8 जा 56, कट गया। 180 से इसको काटो, 182 से 2 हो गया। अब ये देखो, 13 चौको 52, 2 से 2 कट जाएगा 13 से इसे काट दो, सर 2 से 2 कट जाएगा 0.4, 2 से 2 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर सारा बहुत है। अब मुझे बताओ कि 5.2 का 4 टाइम्स कितना हुआ? 5.2 × 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा MCQ आ जाएगा। 20.8 × 15 करके देखो, 18 15 8 120 सर 2 पॉइंट और 15 दूनी 30, that is 312। 2.0 आएगा ना। अब ये तो आप 0.4 into 5.2 है ना। बोलो, 0.4 into 4 2 जा 8 4 5 जा 20। सही तो वही। अच्छा 0.4 हाँ, सर, वही तो। यस, ये तो तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती से करने से बचा लिया।
तुम्हें श्रेया का फॉलोअर होता सही है। इतनी बात समझ आ गई, इतना ही रखिए। और भी सवाल लेके आइएगा, आने से कुछ क्लियर ही होगा और थोड़ा मूड भी फ्रेश होता है। घर में बैठे बैठे पूरे दिन क्या करोगे? क्या पर अगर इसमें से 5 नंबर का भी आ जाए तो समझो तुम कितना बच गए। 5 नंबर एक्स्ट्रा सब मैं